हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर आपकी इवोल्यूशन जो क्वेश्चन है 2022 एंड 23 की क्वेश्चंस देखेंगे और उसको डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए कि 22 की क्वेश्चंस देखिए। 1 मार्क क्वेश्चंस जो है यहाँ उनके आंसर देखेंगे। हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी या इवोल्यूशनरी आइडिया देखोगे तो आंसर क्या होगा ना, चार्ल्स डार्विन। ठीक है। तो उन्होंने इवोल्यूशंस की एक आइडिया बताई थी कि किस तरीके से इवोल्यूशंस हो रहा है। ठीक है। डैश इज एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशंस। केमिकल इवोल्यूशंस के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट देखा था। ठीक है ना। यूरी एंड मिलर जो थे, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किए थे और उसकी एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, उन्होंने आपकी हाइड्रोजन अमोनिया एंड मीथेन गैस लिए थे। तो उसको उन्होंने हाई इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि उनकी ये मानना था कि जो इनिशियल अर्थ है उसके अंदर कुछ ऐसे गैसेस थे और थंडरस्ट्रम वगैरह, ठीक है ना, जो लाइटनिंग हो रहा था जब बारिश होने के टाइम पे, वो होने के बाद यानी कि इतना हाई लाइट के वजह से वो जो गैस है वो आपस में क्योंकि वहाँ पे कोई तो एंजाइम्स नहीं था ना, तो कोई भी रिएक्शन करने के लिए या तो आपको एंजाइम्स की ज़रूरत होता है, नहीं तो आपने कुछ टेम्परेचर ज़्यादा करोगे वहाँ से कुछ एनर्जी मिलेगा तो रिएक्शन हो जाएगा। तो कोई भी एंजाइम्स तो प्रेजेंट नहीं थे, तो इसलिए क्योंकि कोई तो चीज़ें नहीं बना है, एंजाइम कहाँ से आएंगे। ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, जो थंडरस्टॉर्म हो रहा था यानी कि जो लाइटनिंग हो रहा था तो उस टाइम पे, तो वहाँ से जो एनर्जी मिला वो मिलके तो बनाए थे क्या, अल्टीमेटली इस गैस मिलने के बाद अमीनो एसिड्स बना था। उनके कहना था कि जो सिंपल बायोमोलिकुल्स होते हैं वो आपस में बन गए इस गैस की मिक्सिंग होने की वजह से। ठीक है। अमीनो एसिड्स हो गया, उनको जो मिला था वो था केमिकल रिएक्शन में अमीनो एसिड्स। कुछ इस प्रकार की और कुछ गैसेस को लेके जब उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, है ना, दूसरे अलग अलग साइंटिस्ट, उनको सिंपल शुगर मिला है। ठीक है ना। सिंपल शुगर मतलब जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, वो सिंपल शुगर होता है। सिंपल ग्लिसरल्स हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, ये उनको मिला। तो उन्होंने उसके बाद बताया कि अमीनो एसिड्स आपस में मिलके प्रोटीन बनाई। प्रोटीन जैसे जो सिंपल शुगर मिलके पॉलीसैकेराइड्स वगैरह बनाई एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरल्स मिलके लिपिड बनाना स्टार्ट किए। तो एक सेल की कंपोजिशन तो वही है, एक सेल के अंदर तो वही मिला है। लिपिड जो है आपस में ऐसे एक बाउंड्री बना लिया, तो जिस वजह से सेल बन गई। ठीक है। तो उनकी ये कहना था। तो एंड प्रोडक्ट आप जब लिखोगे तो यहाँ पे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, क्योंकि यहाँ पे मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन उन्होंने लिए थे, उनको मिला था अमीनो एसिड्स। ठीक है। अमीनो एसिड्स फिर ग्लाइसिन वगैरह उनको मिला था। ठीक है। लामार्क्स थ्योरी इज कॉमनली कॉल्ड एज, लामार्क की जो थ्योरी है जिसको हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है ना। तो सेल्स ऑफ डॉक्टोराइन भी था। यहाँ पे जो आंसर रहेगा उसको इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहेंगे, क्योंकि लामार्क बहुत सारे थ्योरी मतलब कि कॉन्सेप्ट उन्होंने बताए थे। उनमें से यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन था, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें था, लेकिन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है उसको हम लामार्क की थ्योरी के हिसाब से जानते हैं। ठीक है। इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट दैट रिजेम्बलेंस ऑर्गेनिक फॉर्म जो है, ये फॉसिल्स की बात हो रहा है। स्यूडो फॉसिल्स होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है, लेकिन आपको लगेगा रिजेम्बलेंस मतलब कि सिमिलैरिटी ऑर्गेनिक जैसे ही लगेगा। इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट दैट रिजेम्बलेंस ऑर्गेनिक फॉर्म इज नोन एज स्यूडो फॉसिल्स, इसको हम स्यूडो फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स की जो टाइप है, कितने तरीके के हैं, ये चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जरूर उस एक बार चेक कर लीजिए। लार्ज स्केल इवोल्यूशनरी इवोल्यूशंस फॉर फैमिली ऑर्डर क्लासेस, हमने एक पॉइंटेड इक्विलिब्रियम देखे थे, एक पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम देखे थे। ठीक है ना। तो जहाँ पर मैक्रो एंड माइक्रो इवोल्यूशंस की बात हो रहा था, तो ये बोल रहा है कि लार्ज स्केल इवोल्यूशंस फॉर फैमिली ऑर्डर एंड क्लासेस, समझ रहे हो ना। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग क्लास मामल्य के अंदर आ रही हैं। ठीक है। क्लास मामल्य के अंदर सिर्फ हम आ रहे हैं क्या, जितने भी मतलब कि जो ब्रेस्ट फीडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके पास मामरी ग्लैंड प्रेजेंट हो, तो सब मामल में आते हैं। काऊ भी आएगा, डॉग भी आएगा, कैट भी आएगा, समझ रहे हो ना। इतना मतलब कि एक ब्रॉड कैटेगरी है। जब स्पेसीज की बात करेंगे बस सिर्फ ह्यूमन होमोसापियंस, तो ह्यूमन की बात हो रहा है। लेकिन जब क्लास मामल हम बोल रहे हैं तो कितने सारे ऑर्गेनिज्म उसमें इंक्लूडेड है, समझ रहे हो ना। तो ये एक मैक्रो इवोल्यूशंस होता है, लार्ज स्केल इवोल्यूशंस जो होता है मैक्रो इवोल्यूशंस होता है।
इन हॉर्स व्हिच डिजीज इज इवॉल्व्ड मोर। मैंने हॉर्स की इवोल्यूशंस के बारे में आपको अच्छे से समझाई है, उनकी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। मैं ठीक है ना, लास्ट में आपको प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाके विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट इवोल्यूशंस वाला प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो अब हम देखेंगे कि जो होमो सैपियंस है, ठीक है, ये तो थर्ड डिजिट रहेगा, उनकी थर्ड डिजिट जो होता है तो वहीं पे आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा। अब हम बात करेंगे कि होमो सैपियंस ओरिजिनेटेड एट डैश पीरियड। जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने आपको बताई, ठीक है। तो यहाँ पे पीरियड पूछा है, तो पीरियड है तो क्वाटरनरी पीरियड में आ जाएगा। ठीक है, ये कौन से पीरियड में आएगा? क्वाटरनरी। क्योंकि होमोसापियंस जो होता है ये आपको यू होलोसिन इपोज में मिल जाएगा। ठीक है ना, ये कब बना था? होलोसिन, होलोसिन इपोज, ठीक है ना, इपोज में मिला था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी पीरियड है, और सिनोजेइक एरा। ठीक है, जैसे ईयर मंथ वीक हम करते हैं, तो इसी प्रकार की जब से धरती में अर्थ, मतलब कि अर्थ में, अर्थ के अंदर क्या बनी हुई है, आपकी लाइफ बनी हुई है, उसके बाद हमने उसको कुछ मतलब कि एरा में, ठीक है ना, पहले तो इयोन आएगा, इयोन के बाद एरा होता है, एरा के बाद पीरियड, पीरियड के बाद आपका इपोच होता है। ठीक है, अच्छा, वही इपोज मतलब कि कितने मिलियन ईयर्स एगो, इपोज की जब बात होता है मिलियन ईयर्स एगो की बात होता है। ठीक है, प्रीक्रम्बियन प्रोटोजोइक होता है। मैंने इजियोलॉजिकल टाइम स्केल भी आपको अच्छे से समझाइए। तो पूरा का पूरा जब से मान लीजिए लाइफ स्टार्ट होने से, ठीक है ना, लाइफ स्टार्ट या अर्थ 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 बनने से आज तक जो टाइम है उसको उन्होंने दो ईयन ने कैटेगराइज किए हैं। ईयन, वो जो दो ईयन होता है, एक तो होता है प्री क्रम्बियन और एक होता है फेनेरोजोइक। प्री क्रम्बियन, क्रम्बियन, और दूसरा होता है फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक मैंने ऐसे याद रखी है, प्री क्रम्बियन पीसी याद रखिए, फेनोरोजोइक पीसी मतलब कि पहले टाइम पे जो लैपटॉप लैपटॉप तो नहीं, जो डेस्कटॉप था ना उसको पीसी बोल रहे थे, पता है आपको? अभी लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? अभी पीसी कोई यूज़ नहीं कर रहा है, अभी जो यूज़ कर रहे हैं फ़ोन, मोबाइल पे सब कुछ हो रहा है। तो फेनेरोजोइक ऐसे फ़ोन से याद रखिए, ठीक है, मैंने ऐसे उसको याद रखी है, प्री क्रम्बियन फेनेरोजोइक। फिर प्री क्रम्बियन के अंदर आपको जो आ जाएंगे हाल्डेने, आर्किया, प्रोटोजोइक, ये सारे आ जाएंगे एरा। ईयन हो गया, उसके बाद ये तीन एरा में कैटेगराइज किया है, इसको भी तीन एरा में कैटेगराइज किया है। यहाँ पे पालियोजोइक, मेजोजोइक, सीनोजोइक आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर तो पालियोजोइक को उन्होंने फिर आपकी मतलब कि कुछ पीरियड में कैटेगराइज किए हैं, काम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्लुरियन, ये सारे मैंने आपको बताई, आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये है शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। यदि आप लोग चाहते हो कि पीजी एंट्रेंस की तैयारी करना, ठीक है ना, सीपीटी जूलॉजी या लाइफ साइंस की तैयारी करना चाहते हो, तो आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपकी क्रैश कोर्स अभी लॉन्च हुआ है। क्रैश कोर्स जो है 3000 की प्राइसेस जो है आपको 1800 में मिल रहा है। यदि आप लोग 1 ईयर प्रिपरेशंस के लिए चाहते हो, तो 1 ईयर के लिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 10,000 की जो कोर्सेज फ्री है, ठीक है ना, कोर्स फी कितना है 10,000, आपको 6,000 में मिल रहा है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। और यदि आपको कोई उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, 7894226802। ठीक है ना, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगा। यदि आपके जूनियर लोग भी कोई सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हो, हर एक कोर पेपर को, मान लीजिए 4 सेमेस्टर पे आपकी कोई जूनियर है, एक कोर पेपर के लिए 400 रहता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा रहेगा। तो वहाँ पे 1200 में उनको पूरा का पूरा सेमेस्टर वाइज मिल जाएगा। एक कोर पेपर किसी भी, मान लीजिए कोई कंपैरेटिव एनाटॉमी लेना चाहता है, कोई बायोकेमिस्ट्री, कोई फिजियोलॉजी लेना चाहता है, या कोई इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मान लीजिए आपसे पढ़ना ले चाहेगा, नोट्स के साथ साथ सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हर एक कोर पेपर के लिए 400 में आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगा। तो
फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। हम देखेंगे ग्रुप बी, व्हाट वेयर एनर्जी सोर्स फॉर प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ के लिए एनर्जी सोर्स क्या था, मैंने आपको अभी बताई, ठीक है ना। एक तो है क्योंकि वहाँ पे कोई एनर्जी मतलब कि रिएक्शंस करने के लिए कुछ चीज़ें नहीं था, ठीक है। हमेशा तो एनर्जी की सोर्स सन रही है, लेकिन यहाँ पे जो है प्रिमिटिव अर्थ के लिए जो एनर्जी सोर्स था ये था जो लाइटनिंग हो रहा था, ठीक है ना। व्हाट आर द प्रोटीनोइड्स, प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है ना। प्रोटीनोइड्स होता है, मैंने आपको वहीं पे बताई है प्रोटीनोइड्स क्या होता है, ठीक है। व्हाट आर ई बॉयंट, व्हाट इज द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शंस क्या होता है, माइक्रो इवोल्यूशंस छोटे लेवल में जो इवोल्यूशंस हो रहा है, व्हाट इज गैमेटिक मोर्टेलिटी, ठीक है। तो गैमेटिक मोर्टेलिटी क्या होता है, जहाँ पर हम देखेंगे जो स्पेसीज जो है ना सिलेक्शंस के बारे में हम जब देख रहे थे, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसीज। सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगे तभी हम उसको स्पेसीज कहेंगे। व्हाट इज एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस, एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या प्लांट सेल्स की बात करेंगे जो क्लोरोप्लास्ट है, ये कुछ दूसरे बैक्टीरिया जो है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही हैं, क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि ऑटोट्रोफिक थे, खुद का खाना खुद बना पा रहे थे, कुछ थे ऑटोट्रोफिक नहीं थे, ठीक है ना, हेट्रोट्रोफिक थे, उन्होंने उसको निगल लिया तो बैक्टीरिया बन गया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर आप जब देखोगे प्रोकैरियोटिक के जैसे ही उनकी स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है ना, तो उनमें कोई, ठीक है। तो ये ऐसा बताता है। व्हाट इज द सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, स्पेसिएशन मैंने बात की है, स्पेसिएशन 4 तरीके का होता है। एलोपैट्रिक, जहाँ पे कोई जियोग्राफिकल सेपरेशन आ जाएगा तो एलोपैट्रिक कहेंगे, ठीक है। सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक एंड पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशंस, वेरिएशंस क्या होता है उसके बारे में दे रखा है। व्हाट आर फॉसिल्स, एंड यहाँ पे 2 मार्क के क्वेश्चन दे रखा है। फॉसिल्स क्या होता है, कुछ टाइप्स भी आपको लिखना है, जैसे हमने सीडोफॉसिल्स बात की, कॉप्रोलाइट को, ठीक है ना, तो इस तरीके से फॉसिल्स होता है। व्हाट आर द इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन मैन, मैन की इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, इवोल्यूशन ऑफ मैन मैंने बताई, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस की तौर पे है, आप उसको देख लीजिए। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने आपको एक निमोनिक्स भी बताई थी कि डू रिमेंबर एप्पल हैज, ठीक है ना, डू रिमेंबर, ठीक है, एप्पल हैज इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट, एप्पल इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन। डू से ट्राइपिथाकस, रिमेंबर से रामापिथाकस, एप्पल से ऑस्ट्रालोपिथाकस हो, हाँ, एप्पल हैज होमोसापियंस न्यूट्रिएंट, नियोंडर होमो नियोंडरथल होमो फॉसिलिस होमो, तो ह्यूमन से होमो सैपिलिस हो जाएगा। तो आप उसको ऐसे लिखोगे कि पहले ड्राइपिथेकस आए थे, उसके बाद रामापिथेकस। व्हाट आर द स्ट्राटा ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की जो लेयरिंग है कैसे है, फॉसिल्स बताने के टाइम पे मैंने अच्छे से बताया, उसको ध्यान दीजिए। व्हाट डू मीन बाय मोल्ड, मोल्ड क्या होता है फॉसिल्स के टाइम पे, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट एलिलिक फ्रीक्वेंसी के लिए एक छोटा सा पॉपुलेशन से होने वाले चेंजेस को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जेनेटिक लोड क्या होता है, कोई भी पॉपुलेशंस के अंदर कुछ लिथल जीन यदि आपको देखने को मिलेगा, वो लिथल जीन जो होता है, क्योंकि लिथल एलील की वजह से हो रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। लिथल का मतलब है कि घातक, ऐसा एलील किसी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहने की वजह से उस ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो सकता है कि अर्ली लाइफ में होगा, नहीं तो बाद में होगा, लेकिन जरूर उनका डेथ हो जाएगा। यदि रिप्रोडक्शन एज होने से पहले उस आदमी की डेथ हो रहा है तो क्या उनकी जीन आगे जाएगा, आगे नहीं जाएगा, तो इसलिए वो एलील ही क्या हो जाएगा, एकदम गायब हो जाएगा, ठीक है, नेचर से। तो इसलिए जेनेटिक लोड भी एलील की फ्रीक्वेंसी को चेंज करवा सकता है, ठीक है। व्हाट इज सेक्सुअल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है कि जो पार्टनर होते हैं, मेटिंग पार्टनर होते हैं, वो अपनी मतलब कि वो किसके साथ मेट करेंगे, क्योंकि वो लोअर ऑर्गेनिजम्स के केस में अच्छे से देखने को मिलता है, ह्यूमन के केस में तो पेरेंट्स चूज करते हैं। हालांकि इस टाइम पे आप जिस उम्र पर हो आप लोग चॉइस करते हो, लेकिन जो अल्टीमेटली मैरिज होता है वो पेरेंट की चॉइस हो जाता है मैक्सिमम इंडियन फैमिली में, लेकिन ऐसा होगा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप भी चॉइस कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज सेक्सुअल सिलेक्शन, ये बोल रहा है कि फीमेल चॉइस करेगा किसके साथ मेट करनी है, और फीमेल की चॉइस ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए पीकॉक की बात करेंगे, ठीक है, पीकॉक की बात करेंगे। पीकॉक क्या करता है, उनकी जो प्लीम्यूज होता है, पंख होता है, उसको फैलाता है, डांस करता है, उसके बाद उनके जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर, उसको चॉइस करेगा जिसके अच्छा खासा पंख है।
हनी भी क्या करता है, फ्लाई, मतलब कि फ्लाई करता है। वो दिखता है कि वो बहुत दूर दूर तक फ्लाई करके जाएगा, ऐसा मेल जो इतने स्पीड में उतने दूर तक फ्लाई करके जाएगा उसके साथ, है ना, ऑन द एयर उन्होंने इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स वहीं पे होता है, क्योंकि उनकी ये मकसद है कि जो मेल अच्छे से फ्लाई कर पा रहा है उनके पास और ऐसे ही कैपेसिटी है, तो इसलिए उससे जो बच्चा पैदा होगा उनकी भी फ्लाइंग कैपेसिटी अच्छा खासा रहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनको तो ज़िंदगी भर जो है ना नेक्टर कलेक्ट करनी है, इसलिए। ठीक है, तो फीमेल इसलिए चॉइस करता है। सेक्सुअल सिलेक्शन ये कहता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ बर्ड्स के केस में ऐसे होता है जो अच्छा खासा नेस्ट बिल्ड कर पाता है, ठीक है ना, फीमेल उसको चॉइस करेगा, क्योंकि वो फिर आके उनके जो एग है वहीं नेस्ट के अंदर डालेगा और प्रोटेक्टेड रहेगा, इसलिए। और कुछ डांस फीसेस होते हैं, डांसेस करते हैं, उनके पैटर्न होता है, ठीक है। ये सेक्सुअल सिलेक्शंस में आता है। होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कोई डियर है, मॉस्क डियर वगैरह होते हैं, उनकी जो इस तरीके से हॉर्न होता है ना, तो वो उनकी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। हमेशा बोला जाता है कि नेचर उन कैरेक्टर को फेवर करेगा जो एक ऑर्गेनिजम्स की फिटनेस को इंक्रीज करेगा। यानी कि फिटनेस का मतलब है कि उनकी जिंदा रहने की चांसेस, उनकी रिप्रोडक्शंस करने की चांसेस को जिस कैरेक्टर इंक्रीज करता है, नेचर उस कैरेक्टर को ही सिर्फ क्या करता है, अलाउ करता है नेक्स्ट जनरेशन को जाने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लीजिए ये जो हॉर्न है, इतने बड़े बड़े हॉर्न है, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स है, यदि मान लीजिए कहीं पे झाड़ियों वगैरह में फंस जाएगा, ठीक है ना, तो अटक जाएगा, मतलब कि ये तो उनकी जो इसकी वजह से मान लीजिए कोई टाइगर वगैरह उनको खाने के लिए उनके पीछे पड़ी हुई हैं और उन्होंने कुछ झाड़ी के अंदर फंस गया, तो क्या होगा, डेथ होने की चांसेस होता है। और डेथ किस वजह से हो रहा है, उनकी जो हॉर्न है इतना बड़ा बड़ा, फिर भी ये हॉर्न प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि उनके पार्टनर उनको सिलेक्ट करेगा। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जीवन, जो जिंदगी की जो मकसद होता है ना, वही होता है रिप्रोडक्शन। बस रिप्रोडक्शन हो जाए, जीन आगे जनरेशन को चला जाएगा, उनकी जो है मुख्य प्राप्ति। ठीक है, अब लोगों की ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ अलग होना चाहिए। सिर्फ जीन आगे जाने से मुख्य प्राप्ति नहीं होता है। आप दुनिया के लिए कुछ चीज़ें, मतलब कि दुनिया से कुछ चीज़ें लिया है तो उसकी जो है ना, उसको आपको चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। जब कोविड था, ठीक है, जब कोविड था, लोग घर के अंदर बंदी होके रह रहे थे, तो उस टाइम पे वैक्सीन आप लोग जैसे ही लोग बनाया है, लाइफ साइंस के लोग, समझ रहे हो ना, कोई डॉक्टर नहीं है। वैक्सीन आपकी रिसर्च करने के बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया, यदि आपको वो चीज़ करना है, आप एमएससी के बाद सीएसआई नेट जो होता है, नेट ना, और गेट के थ्रू भी कुछ पीएचडी आप कर सकते हो। नेट, CSIR नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दे के आप JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि जूनियर साइंटिस्ट बन सकते हो। SRF, सीनियर साइंटिस्ट। JRF के बाद होता है SRF। तो आप भी इस तरीके से प्रोसेस में जा सकते हो, जहाँ पे आप कुछ रिसर्च कर पाओगे, कुछ नया दवा हो सकता है, कुछ नया वैक्सीन हो सकता है, कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो जिस भी फील्ड में। कैंसर्स के लिए तो बहुत अच्छा खासा रिसर्च चल रहा है। कितने सारे लोग जो होते हैं कैंसर में, उनकी डेथ होता है। बहुत सारे कैंसर की अभी जो है मेडिसिन की वजह से इलाज हो सकता है यदि वो प्राइमरी स्टेज में डिटेक्टेड है, लेकिन मेटास्टेसिस स्टेज में डिटेक्टेड होगा तो कोई इलाज नहीं है, फिर भी चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, ठीक है। सो इसलिए तो गिव सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइलोजेनेटिक ट्री। जब हम ब्रांचिंग के तौर पे चीज़ें करते हैं उसको हम फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं। होमो हैबिलिस की वजह से जो है बारे में थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन आपको लिखना है। होमो हैबिलिस को हम हैंडीमैन कहते हैं, ठीक है ना, हैंडीमैन कहते हैं, क्योंकि वो हाथ में जो है उन्होंने जो बनाया है स्टोन से, जो ठीक है ना वेपन्स बनाया है, उसको हाथ में पकड़ के चल रहे थे, ठीक है। अच्छा देखिए, फिर देखिए आंसर दे रखिए ग्रुप डी, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब डार्विनिज्म एंड नीड ए नोट ऑफ द नियो डार्विनिज्म। ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं जो है चैनल पर अवेलेबल है, आप लिख लीजिए। डार्विनिज्म की जो नेचुरल सिलेक्शन थियोरी, नियो डार्विनिज्म में मतलब कि जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी होता है, नियो डार्विनिज्म के अच्छा वीडियो प्रेजेंट है, आप उसको देख लीजिए। मास एक्सटेंशन क्या होता है कि 5 बार ऐसा हुआ है, 5 ऐसा मास एक्सटेंशन हुआ है, 90% स्पेसीज एकदम गायब हो गए। उनकी कॉज क्या है ठीक से तो पता नहीं है, फिर भी कुछ पता है, ठीक है।
उसके बाद लामार्कनिज्म शॉर्ट नोट दे रखा है। जब डार्विनिज्म क्वेश्चन आएगा उसको हम क्यों देखेंगे, ठीक है, ये नहीं करना है। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, मार्क भी अच्छा मिलता है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल्स मैंने अच्छे से समझाई है, उनकी क्या क्या क्राइटेरिया है, आप खुद ही एक एग्जाम्पल वहाँ पे दे के उसको बता सकते हो, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से मार्क आएगा। एक बार आप चैनल से इस वीडियो को देख लीजिए, आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल्स क्या होता है। describe different modes of specifications एक्चुअली स्पेसिएशंस होना चाहिए था। और नोट्स मैक्रो इवोल्यूशन डार्विन फिंचेस के बारे में दे रखा है। मॉलिकुलर एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन ओरिजिन मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन, आपको ह्यूमन इवोल्यूशन हॉर्स इवोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना, उसको देख लीजिए। फिर मल्टीपल सीक्वेंसेस अलाइनमेंट क्या है वो भी चैनल पर अवेलेबल है वीडियो। फाइलोजेनेटिक ट्री भी आप देख लीजिए। ये हो गया 22 के क्वेश्चन। 23 के लिए आ जाइए। देखिए 23, द रेशियो ऑफ मीथेन अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट। तो मीथेन, ठीक है ना, मीथेन है, अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया है, CH4NH3 एंड हाइड्रोजन है, ठीक है। उनकी जो रेशियो था ये 2:1:2 था, ठीक है ना। देखिए CH4H2, अब ये दोनों जो होता है इवन नंबर में है, एंड NH3 अमोनिया NH3 होता है ये ऑड नंबर में, तो 2:1:2 ऐसे याद रख सकते हो। डैश वाज फ्रांस नेचुरलिस्ट वेल नोन फॉर दिस डॉक्टराइन ऑफ इवोल्यूशंस। जो लामार्क की थ्योरी था, थ्योरी ऑफ डॉक्टराइन भी बोल रहे थे, इवोल्यूशंस इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। वहाँ पे मैंने आपको 22 वाला क्वेश्चन में यहीं पे बताए थे ना, जो कहाँ लामार्क थ्योरी कॉमनली कॉल्ड थ्योरी ऑफ डॉक्टराइन भी आप बोल सकते हो, एंड आपकी जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यहाँ पे डॉक्टराइन थ्योरी जो है आपकी लामार्क ने बताई थी, ठीक है। थ्योरी ऑफ डॉक्टराइन, हायर द वैल्यू ऑफ सिलेक्शन कोफिशिएंट डैश इज द फिटनेस। सिलेक्शन कोफिशिएंट यदि हायर रहेगा तो फिटनेस क्या हो जाएगा ना, लेस हो जाएगा, ठीक है ना। ब्यूटीफुल फीदर कलर इन पीकॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, सेक्सुअल सिलेक्शन इसकी एग्जाम्पल होता है, क्योंकि उनकी फीदर में अच्छा खासा कलरिंग रहेगा, ठीक है ना, वो उनके पार्टनर जो है उसको चॉइस करेगा। A dash is measurable gradient in single characteristic of a species across its geographical range. क्लाइन होता है, क्लाइन एक ऐसा मेजरेबल ग्रेडियंट होता है एक सिंगल स्पेसीज के अंदर एक जियोग्राफिकल रेंज में। डैश इज सेग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पेसीज इनटू सेवरल पॉपुलेशंस और अंडर फिजियोलॉजिकल psychological, physiological or geographical influence is considered to be one of the most important factor responsible for evolution. Dash is segregation of individual of a species into several populations, ठीक है। अच्छा, एक स्पेसीज की सेग्रीगेशन होके सेवरल पॉपुलेशंस बनी हुई है अंडर साइकोलॉजिकल and psychological, physiological, geographical influence responsible considered to one of the most important factor responsible for evolutions। तो ये evolutions के लिए एक फैक्टर रहा है जो कि evolutions के लिए responsible रहता है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम देखेंगे dash discovered from the rock of middle Miocene in considered as common ancestor of the man and apes। जो ड्रायोपिथाकस रहे होंगे ना, ड्रायोपिथाकस जो होते हैं उन्होंने मायोसिन इपोड्स के अंदर आपको मिला था, ठीक है ना। होलोसिन में ह्यूमन था, ड्रायोपिथाकस जो है मायोसिन्स में आपको मिला था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ड्रायोपिथाकस, ठीक है, ड्रायोपिथाकस हो जाएगा। The branching diagrammatic representation of evolutionary relationship among organism is known as, इसको क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं। ब्रांचिंग करके इवोल्यूशंस को हम देखेंगे, जैसे ड्रायोपिथाकस जो होता है ये कॉमन ओरिजिन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से किस तरीके से एप की फॉर्मेशन हुआ है, मॉडर्न मैन की कैसे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर देखेंगे आपकी पार्ट 2 में क्वाजरवेट क्या होता है, ठीक है। उसको मैंने चैनल पर मतलब कि जो आप पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उसको मैंने अच्छे से बताई क्वाजरवेट क्या होता है, ठीक है ना, क्या किस तरीके से उनकी क्या प्रॉपर्टी रहा है। जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, उसको देख लीजिए। टेरिफिकेशन मतलब कि जो फॉसिल की बात हो रहा है, जेनेटिक लोड क्या होता है, वही चीज़ मैंने बताई कि कोई भी एक हार्मफुल एलिली जब पॉपुलेशंस के अंदर रहेगा
तो ये हार्मफुल एलीली यदि एक ऑर्गेनिजम्स मान लीजिए जब मदर की यूट्रस के अंदर है तो भी हो सकता है कि उनका डेथ हो जाए, नहीं तो फिर पैदा हो गया, रिप्रोडक्टिव एज होने से पहले उनकी डेथ हो गया तो वो एलीली ही खत्म हो जाएगा। तो ये जेनेटिक लोड होता है। फाउंडर इफेक्ट हमने बताए थे, जेनेटिक ड्रिफ्ट की दो होता है, एक तो फाउंडर इफेक्ट होता है, एक बटल नेक इफेक्ट होता है। फाउंडर इफेक्ट वो होता है एक एरिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स रह रही हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म, उनमें से कुछ चले जाएंगे दूसरे एरिया को, उस दूसरे एरिया में कोई नहीं और मतलब कि उस एरिया में और ऐसे कोई पॉपुलेशन थे वो चले गए, वो नहीं है, वो आपस में जाएंगे, वो खुद ही आपस में रिप्रोडक्शंस करेंगे, फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। फिर टेरिफिकेशन, फिर उन्होंने रिपीट किया है यहाँ पर जेनेटिक लोड। अच्छा क्वेश्चन मैंने रिपीट किया, अच्छा ठीक है। तो फाउंडर इफेक्ट, माइग्रेशंस, क्लाइंस, यहाँ पे देखिए क्लाइंस के बारे में दे रखा है, यहाँ क्लाइंस की डेफिनेशन मतलब कि ये पूछा है, ठीक है ना, आप यहाँ पे क्लाइंस लिख सकते हो। पॉलीप्लेडिशंस, बाइनोकुलर विजन्स, ठीक है ना, बाइनोकुलर विजन, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो उसके बाद देखेंगे आंसर, जहाँ पर डिफ्रेंसिएशन, केमोजेनी एंड बायोजेनी, केमिकल इवोल्यूशंस एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस के बारे में बताइए। टाइप्स ऑफ फॉसिल, ईओहिपस यानी कि हॉर्स की जो है ना बारे में बताइए, ये हॉर्स के बारे में ईओहिपस होता है। एट्रीब्यूट्स ऑफ मेंडेलियन पॉपुलेशंस, मतलब एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए कि मेंडेलियन पॉपुलेशंस में, तो यहाँ पे जो मेल फीमेल अलग होना चाहिए, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड होना चाहिए, ये होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। रोल ऑफ माइग्रेशंस इन चेंजिंग एलीली फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो फाउंडर इफेक्ट था, एक एरिया से दूसरे एरिया को जाने से इमिग्रेशन ई माइग्रेशन जब होगा एक एलीली फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है। मान लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन से यहाँ पे अमेरिका की कोई बंदा आके इंडिया की कोई बंदे के साथ शादी कर लिया, तो यहाँ पे जो बच्चा बनेगा ऑब्वियसली थोड़ा सा हाइब्रिड रहेगा, ना तो इंडियन रहेगा ना तो अमेरिकन रहेगा, तो अमेरिकन एलीली जो है इंडिया में आ गया। फिर भी ऐसा होता है बहुत सारे इंडियन जो है जाके अमेरिका में शादी करके वहीं पे रह जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इंडियन जो एलीली है, ठीक है, वहाँ पे चला गया तो ये भी रहता है, ठीक है। सेक्सुअल सिलेक्शन हमने देखा कि पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ चीज़ें उनको तो बहुत कॉस्ट पे करना पड़ता है, इवन भी उनकी जान भी खतरे में होता है, फिर भी वो चीज़ों को पकड़ के रखता है, क्यों? क्योंकि उनको क्या करनी है, रिप्रोडक्शंस करनी है, उनकी जो जीन है आगे जाना है, ठीक है, इसलिए। फिर हम देखेंगे यहाँ पे स्पेसीज कॉन्सेप्ट के बारे में दे रखा है, ये जो शॉर्ट नोट्स है उनकी हिस्सा होता है, ठीक है। अच्छा, तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स है, ठीक है, एफ यहाँ पे 3 नंबर की एक, यहाँ पे 3G। स्पेसिस कॉन्सेप्ट हमने देखेंगे, बायोलॉजिकल स्पेसिस कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ऐसा पॉपुलेशन जो आपस में रिप्रोडक्शन कर रही है और उनसे जो बच्चा बन रहा है उनका भी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी रहा है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिस कॉन्सेप्ट। फिर आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स हमने देखा कि प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, मतलब कि रिप्रोडक्शन होने से पहले ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब कि एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, एंड मान लीजिए भी फिर भी हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट भी जिंदा नहीं रह सकता है। प्री जाइगोटिक आइसोलेटिक मैकेनिज्म्स होता है, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिक मैकेनिज्म्स होता है। इससे जो सीपेट के अंदर क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक फ्लावर है, उनकी मैच्योर होने की टाइम होता है मई है ना, और कोई दूसरा फ्लावर है ना उनकी सेम स्पेसिस की, वो मैच्योर हो रहा है आपके जून में, तो क्या रिप्रोडक्शन हो पाएगा? टाइम एक बैरर हो गया, ये तो यहाँ पे मैच्योर हो रहा है, जब मैच्योरिटी आएगा तभी तो रिप्रोडक्शन करेंगे ना, कुछ इस तरीके से बैरर होता है जो कि एक स्पेसिस से दूसरे स्पेसिस से अलग रहता है। इवोल्यूशनरी ट्रेंड ड्यूरिंग ह्यूमन इवोल्यूशंस, तो ह्यूमन इवोल्यूशंस के बारे में आपको लिखना है। होमिनिन कैरेक्टर्स क्या होता है, ठीक है, मतलब ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसके बाद देखेंगे आपकी ये है स्पेसिफिकली आउटलाइन डिफरेंट पोस्टुलेट लामार्कनिज्म्स इन देयर मेरिट एंड डिमेरिट, मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लामार्कनिज्म 2022 में डार्विनिज्म से आया था, ठीक है, तो इस बार लामार्कनिज्म्स आने की चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है। तो 23 की है, 22 में आया था, तो 24 में डार्विनिज्म आने की चांसेस है, ठीक है। तो सारे चीज़ आप समझ, जस्ट जितना भी मैंने आपको बताई थी ना, तो वो सारी चीज़ें दिख के जाइए, हो जाएगा। तो उसके बाद रखा है कि हाउ डू मीन बाय केटी एक्सटेंशंस, एक्सटेंशन एंड केटी एक्सटेंशन, जो
क्रिटासियस एक्सटेंशन हमको देखना है, ठीक है ना, जो डायनासोर वाले एक्सटेंशंस। डिस्क्राइब हार्डी यूनिवर्सल इक्विलिब्रियम ऑल्सो इलस्ट्रेट द फोर्स ऑफसेट ऑफ हार्डी यूनिवर्सल इक्विलिब्रियम, मतलब कि जो अजम्पशंस है, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें नहीं होना चाहिए तभी हार्डी यूनिवर्सल इक्विलिब्रियम जो है फॉलो होगा। हार्डी यूनिवर्सल इक्विलिब्रियम मैंने अच्छे से आपको बताई है, समझाई है, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको लिखना है, उसमें आपको फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट, ये दोनों चीज़ें लिखना है। व्हाट इज स्पेसिएशंस, डिस्क्राइब द वेरियस मोड ऑफ स्पेसिएशन, मतलब कि एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, ये स्पेसिएशन आपको देखना है, ठीक है। डिस्क्राइब लिटिल अडेप्टिव रेडिएशंस विद सुटेबल एग्जांपल, तो अडेप्टिव रेडिएशंस आपको लिखना है, जो डार्विन की जो फिंचेस थे, है ना, तो उसके बारे में लिखना है। डिटेल्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो है। रिवोल्यूशन ऑफ हॉर्स एंड मैन दोनों इंपॉर्टेंट है। फाइलोजेनेटिक क्या है, डिस्क्राइब मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रोडक्टरी फाइलोजेनेटिक्स, इसके बारे में भी चैनल पे वीडियो है, आप देख लीजिए। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चन है वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लीजिए। यदि आपको सीपेट पीजी के लिए तैयारी है ना, सीपीईटी 2024 के लिए तैयारी करना है, तो आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो। ये है मोबाइल नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आपके जो भी डाउट रहेगा यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, अभी सिलेबस मतलब कि कंटिन्यू हो रहा है कोर्स करने, मतलब कि कंप्लीट करने के लिए। तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ आपको डोज एमसीक्यू मिलेगा, हर एक चैप्टर की एमसीक्यू आपको वहीं पे मिल जाएगा, डिस्कशन करेंगे, साथ में हम मिल के तैयारी करेंगे, और वो जो लड़ाई होगा जीत के लिए होगा, ठीक है। तो आई होप यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 7894226802, ठीक है। तो थैंक यू।